गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारी ओरिजिन ऑफ अर्थ जो सीरीज चल रही है, जिसमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति और सौर परिवार की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज उसी सीरीज में हम ऑटो श्मिड की अंतरतारक धूल परिकल्पना के बारे में बात करेंगे। इट इज़ कॉल्ड इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑफ ऑटो श्मिड। फ्रेंड्स, ऑटो श्मिड ने ये परिकल्पना जो है वो 1943 में प्रस्तुत करी थी, और उनकी जो विचार थे, उनकी प्रमुख पुस्तक में उन्होंने ये इसको प्रस्तुत किया, और उनकी पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड प्लैनेट्स। ये जो बुक है, इस बुक को फ्रेंड्स लेविन महोदय ने जो है उसको प्रस्तुत किया था, जिसमें उनके ये विचार थे। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं ऑटो श्मिड की अंतरतारक धूल परिकल्पना के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी पहले की जो परिकल्पनाएं थी उसमें हम देखते आ रहे हैं कि अधिकतर जो सौर परिवार है उसमें जो ग्रहों के मध्य एक तो दूरी पाई जाती है। दूसरी जो प्रमुख समस्या थी वो थी कि ग्रहों के और सूर्य के कोणीय संवेग में अंतर पाया जाता है। तीसरी प्रमुख समस्या थी कि कुछ ग्रह जो है वो भारी पदार्थों से बने हुए हैं, जबकि कुछ ग्रह हल्के पदार्थों से बने हुए हैं। इन सभी समस्याओं का को दूर करने का प्रयास ऑटो श्मिड ने अपनी परिकल्पना में किया है। फ्रेंड्स, ऑटो श्मिड ने सबसे पहले ये मान लिया कि आज से 600 करोड़ वर्ष पूर्व ग्रहों की रचना करने वाला पदार्थ परमाणुओं के रूप में विद्यमान था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मान्यता मानी उन्होंने। तो श्मिड ने माना कि सूर्य की उत्पत्ति पहले ही हो चुकी थी और इसने गैस और धूल के बादल का अपहरण कर लिया। इस प्रकार सूर्य और ग्रहों की रचना भिन्न भिन्न पदार्थों से हुई है। तो इस विचार से सूर्य के ग्रहों व द्रव्यमान तथा कोणीय संवेग के अंतर के वितरण की समस्या का हल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑटो श्मिड ने माना कि ये जो ग्रहों की रचना करने वाला पदार्थ, जिसको उन्होंने परमाणु के रूप में माना, यह आज से 600 करोड़ वर्ष पूर्व विद्यमान था, जबकि हम जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 480 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। तो फ्रेंड्स, कालांतर में इन परमाणुओं से एक विशाल गैस व धूल के बादल की उत्पत्ति हुई। ये जो परमाणु जो ब्रह्मांड में बिखरे पड़े थे, इनसे एक विशाल गैस और धूल के बादल की उत्पत्ति हुई। और यही जो गैस और धूल के बादल थे, इसको या इसके किसी पार्ट को सूर्य ने अपहरण कर लिया, सूर्य ने इसको कैप्चर कर लिया। अब इस बादल के जो कण थे वो अनिश्चित मार्गों से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। अब देखिए, गैस के कण हल्के होते हैं, जबकि धूल के कण भारी और अधिक मात्रा में मौजूद थे। तो गैस के कण हल्के होने के कारण प्रत्यास्थ रूप से टकराने लगे, लेकिन इससे उनकी गति मंद नहीं पड़ी तथा और चिपक कर वो घनीभूत भी नहीं हुए। जबकि धूल कण भारी और अधिक मात्रा में मौजूद थे, जो अप्रत्यास्थ यानी नॉन इलास्टिक रूप से टकराने लगे, जिसके कारण ये परस्पर चिपक कर संगठित होने लगे। धीरे धीरे ये जो नॉन इलास्टिक कण थे या ये धूल कण थे, ये धीरे धीरे एक चपटी डिस्क या बिंब के रूप में कन्वर्ट हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये जो डिस्क है, ये डिस्क जो है वो गैस के कण भी इसके साथ साथ थे, लेकिन ये जो बनी मूल रूप से किससे बनी? ठोस पदार्थों से बनी। अब इनके संगठित होने से ग्रहों के अपरिपक्व भ्रूण, जिसे हम एम्ब्रॉय कहते हैं, या ग्रहाणु बने। धीरे धीरे ये ग्रहाणु या ये भ्रूण जो हैं, ये और संगठित हुए और इनसे क्षुद्र ग्रह, जिनको हम एस्ट्रॉइड्स भी कहते हैं, उनकी फॉर्मेशन हुई। इसके पश्चात जो नेक्स्ट स्टेप था
उसमें ये क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड्स जो थे, ये धूल द्वारा निर्मित बिंब के विभिन्न मार्गों में परिक्रमा कर रहे थे, रेवोल्यूशन कर रहे थे। अर्थात धीरे धीरे छोटे अंगों को आकर्षित करके ये ग्रह क्रमशः बड़े होते गए तथा कालांतर में इनसे ग्रहों का निर्माण हुआ। देखिए फ्रेंड्स, बहुत स्टेप बाय स्टेप ऑटो श्मिड ने ग्रहों की फॉर्मेशन को समझाया है कि सबसे पहले डस्ट के पार्टिकल्स थे, फिर उन डस्ट के पार्टिकल से इलास्टिसिटी से वो आपस में चिपकने लगे, चिपक कर वो बिंब में कन्वर्ट हुए। धीरे धीरे बिंब में अपरिपक्व भ्रूण यानी एम्ब्रॉय बनी। फिर उस एम्ब्रॉय के और आसपास और पदार्थ चिपकने से क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स बने। धीरे धीरे इन एस्ट्रॉइड्स के भी आसपास और पदार्थ आकर्षित हुए और उससे फिर धीरे धीरे ग्रहों की फॉर्मेशन हुई। तो इस प्रकार उन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में अपनी बात रखी ऑटो श्मिड ने। लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने उपग्रहों की फॉर्मेशन यानी उपग्रहों की उत्पत्ति के बारे में भी समझाया। तो ऑटो श्मिड का कहना है कि ग्रहों के रूप में घनीभूत होने के पश्चात जो शेष अपरिपक्व पदार्थ था वो ग्रहों की परिक्रमा करने लगा और कुछ समय पश्चात वो भी घनीभूत हो गया, कंडेंस हो गया और उससे सैटेलाइट्स या उपग्रहों की रचना हुई। इस प्रकार सूर्य और जो ग्रह और उपग्रह हैं वो विभिन्न रूप में हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग पदार्थों से बने हुए हैं। इसीलिए सूर्य और ग्रहों और उपग्रहों का कोणीय संवेग और द्रव्यमान अलग अलग है। इसके आगे ऑटो श्मिड जो हैं वो कहते हैं कि ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर गैस व धूल के बादल से हुआ है। इसीलिए सूर्य व ग्रहों के कोणीय संवेग में अंतर होना स्वाभाविक है। और ग्रहों के कोणीय संवेग की विभिन्नता को भी श्मिड ने गणितीय आधार पर प्रमाणित किया। उनका कहना है कि ग्रह पथ का अर्धव्यास कम होने पर कोणीय संवेग भी कम होता है। ग्रहों व सूर्य की रासायनिक संरचना की भिन्नता से स्पष्ट है कि ग्रहों की रचना में भी भिन्नता पाई जाती है। सूर्य के निकट भारी पदार्थ वाले ग्रह स्थित हैं तथा सूर्य से दूर हल्के पदार्थ वाले ग्रह स्थित हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चपटी जो डिस्क है, बिंब है, उसका केंद्र सूर्य के निकट होने के कारण अधिक गर्म था, जिससे भारी पदार्थों की रचना हुई, तथा सूर्य से दूर जो तश्तरी के किनारे थे उस पर कम तापमान था, लगभग -270 डिग्री सेल्सियस। इस कारण हल्के गैसीय पदार्थ बने। और साथ ही साथ में ऑटो श्मिड ने यह भी बताया कि गैस व धूल कणों के परिमाण भिन्न होने के कारण उनका संगठन विभिन्न दूरियों पर हुआ। इससे ग्रहों के बीच दूरियों की विभिन्नता भी स्पष्ट होती है। चूँकि ग्रहों के बीच में बहुत दूरी पाई जाती है, उस दूरी को स्पष्ट करने का भी ऑटो श्मिड ने प्रयास किया। और वो कहते हैं कि गैस और धूल के कण जो हैं उनके परिमाण भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस कारण उनका संगठन भी विभिन्न दूरियों पर हुआ है। साथ ही साथ में ग्रहों की वृत्ताकार कक्षा की व्याख्या करते हुए सी नामक विद्वान ने बताया कि ग्रहों की रचना के पश्चात बची हुई गैस व धूल ने एक प्रतिरोधी माध्यम रेजिस्टिंग मीडियम का निर्माण का कार्य किया और इस माध्यम से गुजरने पर ग्रहों की कक्षा वृत्ताकार हो गई। इस प्रकार फ्रेंड्स, ऑटो श्मिड ने अब तक जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत थे उनमें जो कमियां चली आ रही थी, जैसे प्रमुख कमियां हमने अभी बात करी कि कोणीय संवेग की जो समस्या थी, ग्रहों के मध्य दूरियों की समस्या थी, द्रव्यमान की समस्या थी, इन सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी उनके इस सिद्धांत में कुछ कमियां रह गई, जिनके बारे में भी फ्रेंड्स हम चर्चा कर लेते हैं। यद्यपि पर्याप्त सफल रहे वो, तथापि कुछ दोष रह गए। जैसे श्मिड ने ये बात नहीं बताई कि अंतरिक्ष में गैस और धूल के बादल की उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ से आया। दूसरी बात फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि खगोलीय पिंडों के मध्य बहुत अधिक दूरियां पाई जाती है।
और गैस और धूल का बादल सूर्य के निकट कैसे पहुंच गया, इसकी भी वो व्याख्या नहीं कर पाए। इसके अतिरिक्त श्मिट ये भी नहीं बता पाए कि सूर्य ने गैसेस और धूल जो कि शिथिल थे, देखिए इंपॉर्टेंट बात है, गैस और जो धूल के कण थे वो शिथिल थे, तो उनका सूर्य ने अपहरण कैसे और किस प्रकार कर लिया, इसकी व्याख्या भी ऑटो श्मिट नहीं कर पाए। इस प्रकार कुछ कमियां उनके सिद्धांत में रही, तथापि ऑटो श्मिट की अंतरतारक धूल परिकल्पना, इंटरस्टेलर डस्ट थियरी ऑफ ऑटो श्मिट, जो रशियन विद्वान थे, उनकी ये धूल परिकल्पना काफ़ी हद तक एक सफल परिकल्पना थी, जिसमें जो पृथ्वी की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की सौर परिवार की उत्पत्ति थी, उसके बारे में अब तक जो चले आ रहे विभिन्न मत थे, उनकी जो कमियां थी उनको इन्होंने दूर किया, और उस दूर करने के कारण एक सक्सेसफुल और एक सफल परिकल्पना मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का जो चैप्टर था वो अब समाप्ति पर है। थैंक यू।